जो आजकल बुखार, खाँसी, लंबी खाँसी, वीकनेस वगैरह हम देख रहे हैं, वो H3N2 वायरस की वजह से है। आईसीएमआर ने इसको मान लिया है। अब इससे हम कैसे बचें? इसमें हम मास्क पहनें, अपने हाथों को साफ रखें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, भीड़ में ना जाएँ और जो इसके सिम्पटम्स होते हैं, वो सब वायरल इलनेस से मिलते-जुलते होते हैं, लेकिन इसमें खाँसी 3 से 4 हफ्ते चलती है और ये खांसी ऐसी होती है कि रात को सोने भी नहीं देगी, तो इसका हमें ध्यान रखना है और ये फैलने वाली बीमारी है। इसमें अभी कोई ऐसी दवाई नहीं आई है जो इसमें कारगर हो, अपनी इम्यूनिटी ही इसमें कारगर है। तो हम हेल्दी फूड खाएं और अपनी जो सोशल डिस्टेंस है और जो बचाव है उसको ध्यान में रखें। एक वायरस हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हमने वैसे पहले उस पर पहले भी बातचीत की है। मैं बात कर रहा हूँ H3N2 की। इसे कुछ लोग इन्फ्लुएंजा कह रहे हैं या स्वाइन फ्लू से भी जोड़ के देख रहे हैं। इसके जो सिम्पटम्स हैं वो लगभग कोरोना वायरस से मिलते-जुलते हैं। ये भी जो है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ये सांस नली के थ्रू होता है, गले में संक्रमण होता है। तो ये आखिरकार किस तरह से हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, इस पे बात करते हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से, हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये H3N2 कितना घातक है और कहाँ तक असर पड़ेगा इसका? ये जो H3N2 का इन्फेक्शन है पिछले 3 महीने से पूरे भारत को परेशान कर रहा है और ये खासकर एनसीआर में है। पहले भी हम इस पे एक अपडेट दे चुके हैं, लेकिन आईसीएमआर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। कल आईसीएमआर की गाइडलाइंस आई हैं। उसने हमें ये बताया है कि ये रियल में H3N2 है जो फैला हुआ है पूरे भारत में। अब ये है क्या? ये जो पहले स्वाइन फ्लू आया था H1N1, उसी की तरह का एक वायरस है और ये नाक के रास्ते से, साइनस के रास्ते से हमारे थ्रोट में जाता है जिसको फेरिंक्स बोलते हैं। फिर हमारे सांस के रास्ते में जाता है और जो हमारे सांस का रास्ता होता है ट्रेकिया, उसको इन्फेक्ट करता है, सूजन पैदा करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकाइटिस। और कोई अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट होता है जिसको डायबिटीज़ है या कैंसर है या हार्ट की बीमारी है या कोई ऐसी परेशानी है जो ठीक होने वाली नहीं है, तो उसके फेफड़े में भी इन्फेक्शन पैदा करता है जिसको हम निमोनिया बोलते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने ये सिम्पटम्स बताए और हमने पिछले एपिसोड में भी इस बारे में बातचीत की थी कि बहुत घातक ये हो सकता है और लगभग 2 महीने बाद ये फिर से एक हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। तो कोरोना वायरस में और इसमें तो यानी कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो रहेंगे। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? हो क्यों रहा है ये? क्या सिर्फ़ एक लापरवाही है लोगों की? ये जो हो रहा है इसका सिंपल रीज़न ये है कि एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मौसम हमारा चेंज हो रहा है, मतलब जो मौसम हमारा गर्मी का होना चाहिए उसमें बरसात होने लगती है, जो बरसात का होना चाहिए उसमें सर्दी होने लगती है। तो ये जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट में, इसी तरीके से जितने भी वायरस हैं उनके स्ट्रेन में चेंज हो रहा है, उनमें म्यूटेशन हो रहा है। और ये जब म्यूटेशन जब होता है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी हमारी कम्युनिटी में कोई वायरस या बैक्टीरिया आया है, तो हमारे साइंटिस्ट और हमारी लैब को 1 डेढ़ हफ्ते में ये बता देना चाहिए कि अब इस वायरस या इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ रहा है जो अब यहाँ पेंडेमिक या एपिडेमिक होने वाला है। तो उस चीज़ को पहले अगर बताएंगे तो लोग बाग ध्यान रखते हैं। लेकिन जब ये पूरी जनता परेशान हो गई, हर घर में एक खांसी का मरीज़, एक बुखार का मरीज़ होने लगा, ये बीमारी फैलने लगी, तो तब हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी आंखें खुली और उसने आईसीएमआर से ऑफिशियली अनाउंस कराया कि ये एक तरह का वायरस है। अब जी, डॉक्टर साहब, जैसे मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, आपने गवर्नमेंट का ज़िक्र किया, तो ये सरकार इतना डिले क्यों हो रही है किसी भी ज़िम्मेदारी को लेने में? और क्या इसकी वैक्सीन पहले नहीं आ जानी चाहिए थी? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, इसको अलर्ट मोड में रहना चाहिए। तो आखिरकार
जब मार्केट में मेडिसिन्स नहीं है तो आप जैसे डॉक्टर्स के लिए कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि ये श्वास नली के थ्रू है, आप जी, ईएनटी जी, एक्सपर्ट हैं, जी, आप डेली कम से कम 30-40 मरीज ऐसे देखते जी, होंगे, जी। तो कितना चैलेंजिंग है आप जैसे डॉक्टर्स के लिए? मैं वही आपको अभी बताने जा रहा था कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं, वो सिर्फ़ कंट्रोल होते हैं वैक्सीन से। जी, तो अगर इस पे 3 महीने पहले काम शुरू हो जाता तो हो सकता है इसकी कोई वैक्सीन बन के आ जाती। लेकिन एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है जो एनुअली लगती है, जी, उसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो कितनी कारगर है अभी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। स्पेसिफ़िकली इस स्ट्रेन की कोई वैक्सीन अभी नहीं है, जो अभी आ जानी चाहिए थी क्योंकि ये 3 महीने से फैल रहा है। तो मेन तो है वैक्सीन, और जो सेकंड एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो इतना अच्छा काम नहीं करती हैं जितना वैक्सीन अच्छा काम करता है। और उसके साथ-साथ जो सेफ्टी है हमारी, हमें जैसे मास्क पहनना चाहिए, हमें अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, और ये इन चीज़ों पे क्यों नहीं इस तरह का वो उठाया जाता है, वो क्योंकि कभी कहीं के इलेक्शन होने लगते हैं, कभी कहीं के इलेक्शन होने लगते हैं। अब अगर ये इस तरह की बातें इलेक्शन में बताएँगे तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे, वोट नहीं देंगे और ये अपना प्रचार नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए इन चीज़ों को छुपा के रखा जाता है। कोई भी ऐसा इन्फेक्शन अगर आए तो उसको दबा के रखिएगा, जब कोई इलेक्शन नहीं होगा तो बता दिया जाएगा। जी। तो आपने एक बहुत बड़ा सवाल इसके अंदर उठाया है कि सरकार जो है काफ़ी लापरवाह इसके अंदर दिखाई देती है। यदि वैक्सीन आ जाती तो ऐसा होता। तो अब फ़ौरी तौर पर इसमें क्या है, हमें ध्यान रखना है, वो तो ख़ैर रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना है, दवाइयाँ क्या लें, क्या खाएँ, क्या ना पिएँ। एक सवाल और आपने उठाया इसके अंदर एंटीबायोटिक को लेकर, तो इसमें एंटीबायोटिक के कितने साइड इफ़ेक्ट हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है इसमें एंटीबायोटिक कारगर नहीं है। जी, एंटीबायोटिक किसी भी एंटीवायरल में कारगर नहीं होता है, वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में। लेकिन वायरल इन्फेक्शन के बाद अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है तो उसमें एंटीबायोटिक काम करता है। एंटीबायोटिक भी काम करता है, फंगल होता है तो एंटी फंगल भी काम करता है। पर इसमें जो मेन है, जितने भी वायरस आ रहे हैं उनमें अपनी इम्यूनिटी अच्छा काम करती है, और जो सावधानी है वो अच्छा काम करती है। तो हमें जो सावधानी वाला पार्ट है उसको रखना चाहिए। सावधानी में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो जो अभी अपनी प्रोटेक्शन है और एक वैक्सीन है। जी, तो यानी कि आपने जो सवाल उठाया कि आपकी ज़िंदगी राम भरोसे है, यानी भगवान भरोसे है, राजनीति से इतर हटकर आपको सोचना होगा कि आपका जीवन कैसे सेफ होगा। क्योंकि H3N2 बहुत संक्रामक है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके जो सिम्पटम्स हैं, वो कोरोना से मिलते-जुलते हैं या फिर कहें इन्फ्लुएंजा से मिलते-जुलते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब कोरोना से और इन्फ्लुएंजा से या स्वाइन फ्लू से मिलते-जुलते हैं या जो नॉर्मल वायरल होता है उससे मिलते-जुलते हैं, तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग है एक डॉक्टर्स के लिए ये पता लगाना कि H3 है या N2 है? इसमें एक टेस्ट होता है जिसको पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, उससे आइडिया लग जाता है कि ये H3N2 है। आपको जैसे हमने पिछले एपिसोड में बताया था, पर उसमें मुझे गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस चाहिए। जी। इसका एक सर्विलेंस होना चाहिए, और एक इसको जो जो यहाँ पर हमारे जोनल अधिकारी हैं उनको इंटीमेट करके ग्रुप बनाना चाहिए कि कोई इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं तो हमें इंटीमेट करें या सरकार उनकी जांच कराए। हम अपने लेवल पे ही जांचें कर सकते हैं किसी प्राइवेट लैब को लेके, और इससे पहले यही हुआ था 3 महीने पहले। जी। जो अपनी प्राइवेट लैब हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने इनकी जानकारी दी थी। पर उसके बाद फिर आईसीएमआर ने कल ही इसको वो किया है कि नहीं, ये H3N2 ही फैल रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा पहले और इस पे थोड़ा सा वो कर लें, एक ग्रुप बना लें, अपनी जानकारी दे दें सबको, तो वो अच्छा रहता है। और उससे सब लोग सावधानी रखते हैं, मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं। पर वो क्योंकि ये चीज़ नहीं बताई गई तो इसलिए पूरे भारत में फैल गया। डॉक्टर साहब, अब ऐसे में जैसे आपने कहा अपनी ही इम्यूनिटी काम आती है और मेडिसिन्स भी इतनी प्रॉपर नहीं है, वैक्सीन भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे पेशेंट हैं या फिर जो उनके परिचित हैं, वो क्या कैसे देखभाल करें और क्या खान-पान का ध्यान रखें? जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे खाने में हर तरह का टेस्ट और हर तरह का कलर होना चाहिए। जैसे अच्छी
ऑर्गेनिक हरी सब्जी हम ले सकते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट्स ले सकते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जो अच्छे आते हैं मार्केट में, उनको चेक करके। और उसके साथ साथ कुछ वो आती हैं विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स आते हैं, उनको लेके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, हम एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखें, तो ये सब जो छोटे मोटे वायरस हैं हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। जी। तो अभी आपने सुना डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी को हेल्दी लाइफ में जिस तरीके से सरकार का रवैया है या हम कहें जो एक लचर रवैया है और आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कैसे रहेगा, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा रहेगा जिसमें लाइफ़स्टाइल में शामिल होता है जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएँ, हाथों को सैनिटाइज़ करें, यही आपको बचाएगा। अन्यथा इस तरह के जो वायरल हैं वो होते रहेंगे और ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं जो फ्यूचर में और भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। आज आपके सामने H3N2 है, कल को कोई दूसरा वायरस भी हो सकता है। तो अपने आप को आज से ही कसम खा लीजिए या मैं कहूँ कि प्रॉमिस कर लीजिए कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है और ज़िंदा रहना है तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप देख रहे थे डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी को हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।